viewers, and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. So let's make it together. Hello everyone, I hope you all are good and you're having a good time. I'm here with your lecture 14, that is your MCQs on states of matter, right? This is your last topic of your chemistry. We are going to complete it. Please take out your copies. आप अपनी copies निकालें और just comment on your live chat as well. And mark your answers. Please test yourself. देखिए आपको कितना पता है या कितने नए क्वेश्चंस आपको पता चल रहे हैं, राइट? तो ये आपकी नॉलेज के लिए ही है. कुछ नहीं पता है कि कितना डिफिकल्ट लेवल इस बार आ जाए. सो आई हैव एडेड ऑन सम क्वेश्चंस ऑल्सो. नॉर्मल स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में तुम्हें पता है. मिक्सचर, कंपाउंड, होमोजीनियस मिक्सचर्स, हिटेरोजीनियस मिक्सचर्स, ये तुम सब पढ़ चुके हो, राइट? तो इसके एग्जाम्पल्स कुछ ना कुछ ऐसे ना आ जाए कि जो तुम डेली लाइफ में यूज़ करते हो तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, ठीक है? तो वो चीज़ें भी तुम्हें पता होनी चाहिए. सो आई होप सब ने अपने रजिस्टर्स निकाल लिए एंड दे हैव स्टार्टेड मार्किंग द आंसर्स. सो लेट्स स्टार्ट विद योर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? Which of the given gases can be used for storage of fresh sample of an oil for a long time? कौन सी गैस हम यूज़ कर सकते हैं कि जो ऑयल है, ठीक है, वो लॉन्ग टाइम के लिए हो कि और वो ख़राब ना हो? तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए? कौन सी गैसेस हमें ऐड ऑन कर देनी चाहिए कि वो उसको फ्रेश रखें, राइट? वो क्या होनी चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम, हीलियम और ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. What is your correct answer? So your correct answer is B, nitrogen और helium. ठीक है जी, क्या आंसर है तुम्हारा करेक्ट आंसर? दैट इज बी, नाइट्रोजन और हीलियम. अब तुम्हारा नाइट्रोजन और हीलियम क्या है तुम्हें पता ही है. ये क्या है? बेसिकली ये दोनों क्या है? ये क्या है? तुम्हारी इनर्ट गैसेस हैं. क्या है? तुम्हारी इनर्ट गैसेस. ये पता होना चाहिए तुम्हें. ये तुम्हारी है इनर्ट गैसेस, ठीक है? ग्रुप 18 को इन्वॉल्व करते हैं, तुम्हें पता है ना? हीलियम, नाइट्रोजन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, है ना? ये तुमने सारे पढ़े हैं. बेसिकली ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन के साथ इसको कॉन्टैक्ट में नहीं आने देंगे. देखो, हीलियम और जो नाइट्रोजन है ना, ये क्या होते हैं? ये रिएक्टिव अनरिएक्टिव गैसेस है. मतलब ये रिएक्ट नहीं करती हैं. क्या ये अनरिएक्टिव गैसेस हैं? अब अनरिएक्टिव गैसेस है मतलब ये ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट ही नहीं बनाने देगी. अगर हम ये ऐड कर देंगे तो कांटेक्ट ही नहीं बनेगा, राइट? जिसकी वजह से क्या होगा? तुम्हारा जो ऑयल है वो क्या रहेगा? इट विल बी फ्रेश, ठीक है? तो कोई ऑक्सीडेशन या रिडक्शन ही नहीं हो पाएगी या रैंसिडिटी नहीं हो पाएगी. रैंसिडिटी क्या होगा? तुम्हारा जो ऑयल है वो स्मेल नहीं करेगा या टेस्ट नहीं करेगा बैडली, राइट? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बी, नाइट्रोजन और हीलियम हम गैसेस यूज करेंगे इन योर फूड, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं. सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ. ये तुम्हें पता होना चाहिए. सोल्डरिंग जो तुम करते हो ये क्या होता है? किसका बना है? टिन एंड लेड का बना है, टिन एंड कॉपर का बना है, टिन कॉपर जिंक का बना है, या टिन लेड एंड जिंक का बना है? व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? जो तुम्हारा सोल्डर होता है वो किसका बना होता है? टिन एंड लेड का बना होता है. किसका? टिन और लेड का, ठीक है? हम करते हैं ना, सोल्डरिंग करते हैं, ठीक है? ये दो मेटल्स को फ्यूज कराने में हेल्प करता है. तो ये किसका बना होता है? टिन और लेड का. इसमें जो टिन होती है वो कितनी होती है? 60% टिन होती है. और लेड कितनी होती है? दैट इज 40%, ठीक है जी? ये तुम्हारा टिन और लेड, राइट? सोल्डरिंग के लिए जो एलॉय है, सोल्डरिंग के लिए करते हैं जब दो मेटल्स को फ्यूज किया जाता है, कहते हैं हीट करके, ठीक है? ये होता है कि ये मेल्ट, ठीक है? पता चल गया. नेक्स्ट चले. द इनर्ट गैस एबंडेंटली फाउंड इन एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा इनर्ट गैस कौन सी मिलती है? क्रिप्टॉन, हीलियम, आर्गन और सॉरी आई डेंट सी योर फर्स्ट. ए जेनॉन, बी क्रिप्टॉन, सी हीलियम और डी आर्गन. तो इनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा अनरिएक्टिव गैस जो एबंडेंटली फाउंड हमें मिलती है इन योर एटमॉस्फेयर, कौन सी प्रेजेंट है? वो है तुम्हारी आर्गन. आर्गन जो है इट्स 1% जो है, और मतलब 1% एक फॉर्म करता है, मतलब एटमॉस्फेयर का 100% ऑफ एटमॉस्फेयर में से 1% इज योर आर्गन. दैट इज योर इनर्ट गैस जो अबंडेंटली प्रेजेंट है, ठीक है? डी इज योर करेक्ट आंसर. चले नेक्स्ट.
जब हम कन्वर्टिंग 25 डिग्री सेल्सियस टू 38 degree Celsius and 66 degree Celsius to Kelvin scale, the correct sequence of temperature will be. ऑप्शंस तो मैं दिए हुए हैं 298K, 311K, 339K, 298K, 300K, 338K, C 273K, 278K, 543K और D 298K, 278K or 338K. So what is your correct sequence? अगर तुमने पढ़ा होगा यू शुड नो इज कि जब हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टिंग में क्या होता है, तुम्हारा जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है इट इज इक्वल टू 273.15 केल्विन होता है. क्या होता है? 273 डिग्री सेल्सियस 0.15 केल्विन. ठीक है. अब जब तुम्हें डिग्री सेल्सियस में निकालना है ना, तो हम क्या करते हैं, इस केल्विन में हम ऐड कर देते हैं तुम्हारे कितनी डिग्री सेल्सियस है. जैसे 25 डिग्री सेल्सियस है, इसमें ऐड कर दो तो क्या बनता है, 298 बनता है. अगर वैसे 237.15 में तुम ऐड करोगे 38 तो तुम्हारा बनेगा 311. वैसे 237 में तुम ऐड करोगे 66, यू विल गेट 339. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. इसका फॉर्मूला है that is 0 degree Celsius plus 273.15 Kelvin. तुम्हारा निकल जाएगा कि करेक्ट तुम्हारा टेम्परेचर कितना है. ठीक है, कि केल्विन स्केल में अगर करना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, जो डिग्री सेल्सियस जो भी तुम्हारा होगा वो ऐड कर दिया जाता है इन 200, दैट इज 73. 273.15 केल्विन में ऐड कर देंगे, सो विल गेट योर आंसर. So A is your correct answer. चलें आगे. इंडेन गैस इज अ मिक्सचर ऑफ. इंडेन गैस जो होती है वो किसका मिक्सचर होता है, ब्यूटेन और हाइड्रोजन का, ब्यूटेन और ऑक्सीजन का, ब्यूटेन और प्रोपेन का, या डी मिथेन और ऑक्सीजन का. व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? तुम्हारा करेक्ट आंसर है ब्यूटेन एंड प्रोपेन का मिक्सचर होता है. अब ये तुम्हें पता ही होगा, सी जो करेक्ट आंसर. इंडेन गैस क्या है, तुम्हारी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, एलपीजी गैस होती है इंडेन गैस. ठीक है, इसमें क्या होता है, तुम्हें ब्यूटेन और प्रोपेन प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये किस में काम आती हैं, फॉर योर हाउस होल्ड कुकिंग के लिए काम एलपीजी यूज गैस करते हैं ना, फॉर योर कुकिंग, और कुछ ऑटोमोबाइल्स में भी इसको यूज किया जाता है. ठीक है, उनमें जो सबसे चीफ होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कौन है, ब्यूटेन और प्रोपेन. इसके अलावा ये दो एक्टिव फॉर्म होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं. इसके अलावा इसमें प्रोपिलीन भी होता है. प्लीज राइट इट, ये तुम्हें पता होना चाहिए. प्रोपिलीन होता है, इसमें ब्यूटिलीन भी होता है. ठीक है, और क्या होता है, आइसोब्यूटेन होता है. क्या होता है, आइसोब्यूटेन होता है. ठीक है, ये हाईली फ्लेमेबल मिक्सचर होती है ऑफ हाइड्रोकार्बन गैसेस. ठीक है ना, ये हाइड्रोकार्बन गैसेस हैं, ब्यूटेन, प्रोपेन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन और आइसोब्यूटेन. ये 5 गैसेस प्रेजेंट होती हैं तुम्हारी एलपीजी में, पर सबसे एक्टिव जो होती हैं वो ब्यूटेन और प्रोपेन होती हैं. इन केस अगर तुम्हें ये ऑप्शंस आ जाएं तो एटलीस्ट तुम ये लिख सको, इसलिए बता रही हूँ. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. हमें हर एक पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए. चले आगे. द गैस विच एमिट्स फ्रॉम राइस फील्ड इज. कौन सी गैस निकलती है राइस फील्ड से, ए इथेन, बी मिथेन, सी नाइट्रोजन और डी ऑल ऑफ द अबव. तो राइस फील्ड से कौन सी गैस निकलती है, राइस फील्ड से निकलती है तुम्हारी बी मिथेन गैस निकलती है, और यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर योर ग्लोबल वार्मिंग. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, फॉर योर ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. तो कौन सी गैस निकलती है तुम्हारी राइस फील्ड से, दैट इज योर मिथेन, CH4. चले. The latent heat of fusion of ice and latent heat of vaporization of water in kilojoule per kg. Sorry, it's not joule, it's kilojoule per kg. Respectively are. क्या है, latent heat of fusion of ice क्या है, और latent heat of vaporization क्या है पानी का. 3.35 इंटू 10⁵5, मतलब पहला ये लेटेंट हीट ऑफ आइस के बारे में. ये पहले वाले जो सारे ऑप्शंस हैं इट्स फॉर आइस, और ये दूसरे ऑप्शंस हैं फॉर योर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? ये तो याद करने वाला ही है, यू शुड नो इट.
तो बेसिकली तुम्हारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस के लिए जो होता है इट इज 33,600 जूल पर केजी। पर जब हम इसको किलो जूल पर केजी में अगर चेंज करें, अब 33,000 या 33,500 यू कैन से, तो आप देखो कैसे करोगे। 335 कर दो, ये 2 हैं तो 10⁻²² आ गया। हाँ, सॉरी ये जूल में है ना, तो किलो जूल में क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। तो ये भी आ जाएंगे 3, इट विल बी 10⁻5, ठीक है। तो बेसिकली ये तुम्हें याद करने वाली ही टर्म है, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस होती है 3.35 इंटू 10⁻5 जूल पर केजी, और जो तुम्हारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है दैट इज 22.60 इंटू 10⁻5 होता है, ठीक है। अब लेटेंट हीट होती क्या है? लेटेंट हीट क्या होती है? जो तुम्हारी एनर्जी रिलीज होती है या जो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, जो तुम्हारी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी एनर्जी, ठीक है। और इसमें तुम्हारा बाया बॉडी, कोई भी बॉडी हो या कोई भी प्रोसेस हो, उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, पर जो तुम्हारा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, उसको कहा जाता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट होती है जिसमें तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और तुम्हारी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। दूसरी चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि जो लेटेंट हीट है इसका फॉर्मूला क्या है Q/m। Q क्या होता है तुम्हारा, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज हुई, और M हो गया कितना मास है, L हो गया तुम्हारी लेटेंट हीट, ठीक है। अब तुम्हारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या होता है? आइस की जब बात करते हैं, जब फ्यूजन की बात करें, मतलब लेटेंट फ्यूजन इसका हुआ मतलब कि कितना हमें हीट रिक्वायर्ड है, मतलब कितनी हमें हीट हमें चाहिए कि हम मेल्ट कर सके। किसको मेल्ट करना है? एक यूनिट मास ऑफ आइस को, ठीक है। कि कितनी, मैंने लेटेंट हीट क्या कहा, कितनी एनर्जी या कितनी हीट रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी, मतलब हमें कितनी रिक्वायर्ड है कि हम मेल्ट कर सकें एक यूनिट मास ऑफ आइस को। किसे? फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट में लाना है ना, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में। तो कितनी हमें हीट रिक्वायर्ड होगी कि हम उसको मेल्ट कर सके, उसको कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। समझ गए? जबकि तुम्हारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो जाता है, वो हो गया कितनी तुम्हें हीट रिक्वायर्ड है कि तुम चेंज कर सको, कितनी तुम्हें हीट चाहिए कि तुम 1 मोल ऑफ लिक्विड को, ठीक है, जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे होगा, ठीक है, अंडर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिक्वायर्ड है, ठीक है, कि 1 मोल ऑफ लिक्विड जो होगा उसको चेंज करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है कि वो वेपर फॉर्म कर सके। समझ रहे हो? तो वो आ गया तुम्हारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। ये टर्म्स हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। मिल्क क्या है? मिक्सचर है, एलिमेंट है, मेटल है, नन ऑफ दीज। ऑब्वियसली ये तो अंडरस्टूड है, नन ऑफ दीज तो नहीं, मेटल भी नहीं है, इट्स नॉट एन एलिमेंट, इट इज बेसिकली व्हाट? मिल्क है तुम्हारा मिक्सचर है। क्या है तुम्हारा? मिक्सचर। क्योंकि क्या है, जो देखो कंपाउंड तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, इसमें तो बड़ी चीज़ें पड़ी होती हैं, ठीक है, ये एक चीज़ का तो बना नहीं है, तो मिल्क तो कंपाउंड या नहीं हो सकता। पर मिल्क क्या है तुम्हारा? मिक्सचर है। इसमें क्या क्या होता है? फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, तुम्हारी शुगर भी होती है, पानी भी होता है, तो देखो कितनी चीज़ों का मिक्सचर है, ठीक है ना। तो मिल्क क्या है तुम्हारा? मिक्सचर है। ए इज योर करेक्ट आंसर। चले आगे। अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन सल्फाइड is a heterogeneous and shows Tyndall effect, homogeneous and shows Tyndall effect, heterogeneous and does not show Tyndall effect, homogeneous and does not show Tyndall effect। पहले तो homogeneous heterogeneous पता होनी चाहिए। homogeneous mixtures और heterogeneous mixtures में तुम्हें एक डिफरेंस तो पता होना चाहिए, राइट है ना। homogeneous mixture हो गई जब तुमने मिक्स किया तो तुम्हें पता ही नहीं चला कौन सी
जैसे पानी और तुम अल्कोहल मिक्स करोगे, तुम्हें पानी और अल्कोहल को अलग कर सकते हो? नहीं। हिटेरोजीनियस हो गई जब दो डिफरेंट तुम्हारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, दो डिफरेंट मिक्सचर्स हैं, एक पाउडर फॉर्म में है या चावल या राइस, चावल या दाल की बात करें तो तुम चावल और दाल अलग कर सकते हो ना, वो दो अलग चीजें होगी, वो हो गया हिटीरो। होमो हो गया सेम। ठीक है। अब टिंडॉल इफेक्ट क्या होता है? टिंडॉल इफेक्ट क्या हो गया? जब हम एक कोलाइडल सोल्यूशन के थ्रू लाइट स्कैटर करते हैं ना, ठीक है, तो हमें क्या होगा, एक पाथ ऑफ लाइट विजिबल होती है। ठीक है। जब एक टिंडॉल इफेक्ट तुमने पढ़ा हुआ है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, तुम्हें टिंडॉल इफेक्ट पता होना चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली इनका कहना है कि जब सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड की मिक्सचर होती है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है? ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब ये दो मिक्सचर है, सल्फर है और कार्बन डाइसल्फाइड है। ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें क्या होता है, जो तुम्हारा सल्फर होता है, ठीक है ना, तो जो सल्फर होगा ना वो क्या होता है, वो सस्पेंडेड रह जाता है, वो पानी के अंदर ही सस्पेंडेड रहेगा। ठीक है। जबकि तुम्हारा जो कार्बन डाइसल्फाइड है ना, वो क्या करेगा, सेटल हो जाएगा नीचे। तुम्हारे जो पानी में जब तुम ये दोनों चीजें डालोगे तो ये नीचे सेटल हो जाएगा, जबकि सल्फर ना सस्पेंडेड रहेगा। ठीक है। ये हो जाता है। तो ये दोनों शो करते हैं। ठीक है। ये टिंडॉल इफेक्ट भी शो करते हैं और हिटेरोजीनियस तो है ही है, हिटेरोजीनियस सोल्यूशन है। ठीक है। दो चीजें प्रेजेंट है, दोनों चीजें अलग अलग हैं, वो हिटेरोजीनियस तो हो गया। टिंडॉल इफेक्ट ये है कि इससे लाइट पास हो सकती है और हमें वो विजिबल लाइट दिखती है। तो इसका मिक्सचर जो होता है सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड का, वो हमें क्या शो करता है, heterogeneous and shows Tyndall effect. A is your correct answer. प्लीज ये Tyndall effect पढ़ लेना। और होमोजीनियस हेटेरोजीनियस मिक्सचर तो तुम्हें पता है। कौन सी गैस यूज होती है फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब? इलेक्ट्रिक बल्ब को फिल करने के लिए क्या यूज किया जाता है, कौन सी गैस यूज होती है? ए नियॉन, बी आर्गन, सी रेडॉन या डी क्रिप्टॉन? तो हम कौन सी यूज करते हैं, नॉन रिएक्टिव आर्गन। और आर्गन हमने अभी पढ़ा 1% एटमॉस्फेरिक अबंडेंटली प्रेजेंट है तुम्हारे। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। टिंचर ऑफ आयोडीन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। तुम्हें पता है ना, आयोडीन हम ऐड करते हैं और उसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है। जब भी तुम्हें कोई जख्म वगैरह होता है तो हम आयोडीन ऐड होती है। दिस सोल्यूशन इज मेड बाय डिजोल्विंग आयोडीन इन पोटाशियम आयोडाइड में, इसको डिजोल्व किया जाता है, वैसलीन में डिजोल्व करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं या अल्कोहल में। ये बहुत इजी है, तुम्हें पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो, आयोडीन में तुम्हें अल्कोहल भी पता है ना, उसका एंटीसेप्टिक होता है। कभी देखा है जब तुम्हें जख्म हो जाता है हम कहते हैं थोड़ा सा अल्कोहल लगा लो, तो वो हीलिंग प्रॉपर्टी शो करता है, राइट। तो हम जो आयोडीन में क्या ऐड करते हैं, अल्कोहल ऐड किया जाता है। डी इज जो करेक्ट आंसर। चलें आगे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर? ये तो इजी है, महा इजी है, तुम्हें पता होना चाहिए। क्या है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर? क्या होगा, स्टोन, सैंड, मर्करी, बोथ ए एंड बी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑब्वियसली कौन सा, सैंड और सॉलिड क्या गल थोड़ा जाते हैं, लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं? नहीं। गैस फॉर्म में चले जाते हैं? नहीं। सो डी इज योर करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। मरकरी किस फॉर्म में होता है, ये सबको पता होना चाहिए। रूम टेम्परेचर पे मरकरी किस फॉर्म में होता है? मरकरी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर। मरकरी एक ऐसा लोता है जो तुम्हारा लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे भी मरकरी जो होगा वो लिक्विड होगा। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। चलें आगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन, किस में टेक प्लेस करती है? टिंडॉल इफेक्ट पढ़ा होगा, सबको पता होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इलेक्ट्रोलिसिस में, सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में या कोलाइडल सोल्यूशन में? किस में होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट? कोलाइडल सोल्यूशन में। डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है। चलें आगे। During summer, water kept in the earthen pot becomes cool because of the phenomena of, क्या होता है phenomena? जब तुम मटके में पानी रखते हैं वो ठंडा हो जाता है, हम कहते हैं ना मटके का पानी पीना चाहिए। क्या होता है? डिफ्यूजन होती है, ट्रांसपायरेशन होती है, ऑस्मोसिस होती है या इवेपोरेशन होती है? क्या होता है? क्या होता है? डी,
व्हाट इज द करेक्ट आंसर? डी, इवेपोरेशन हो जाती है। इवेपोरेशन क्या होता है? जब लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? अब क्या होता है, जो तुम्हारा मटका होता है ना, उसमें ना, जो तुम्हारे मटके में ना बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, उस उनकी वॉल्स में, ठीक है। अब क्या होता है, जो तुम्हारा पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो ना बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, गैसियस स्टेट में बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वो क्या करेगा, वो ना एक हीट लेता है, ठीक है, और ये क्या करेगा, वेपर के फॉर्म में उसको बाहर निकालेगा, ठीक है। और जो तुम्हें नहीं रिक्वायर्ड है वो क्या होगा, तुम्हारा जो पानी है वो वेपर के फॉर्म में बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन, ठीक है। जब लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा, तो उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए होगी, हीट रिक्वायर्ड होगी। हीट रिक्वायर्ड होगी मतलब लेटेंट हीट चाहिए कि तुम उसको बाहर वेपराइज कर सको, ठीक है ना, समझे? तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन, या उसकी वजह से तुम्हारा जो पानी होता है वो ठंडा होता है विद इन योर अर्दन पॉट, और उसको कहा जाता है व्हाट, इवेपोरेशन। बस सिंपली पूछा गया है कि समर्स में तुम्हारे उसमें इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर निकलता है, क्योंकि अर्दन पॉट में क्या होती हैं, वॉल्स होती हैं, उसमें ना वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, तुम्हें याद रखनी है कि उसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। वो क्या करता है, पानी वहां से सीप आउट करता है, बाहर निकलना शुरू हो जाता है और वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वेलिंग ऑफ ब्रेड? स्वेलिंग ऑफ ब्रेड के लिए जब ब्रेड फूल जाती है उसमें क्या होती है, कौन सी गैस होती है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, या डी अमोनिया? देखो यार, ये तो तुम्हें भी पता है कि जो अमोनिया है और कार्बन मोनोऑक्साइड ये तुम्हारे लिए बड़ा ही हार्मफुल है, तो ये नहीं होगी। पीछे बच्चा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, तो बता दो कौन सा आंसर है? सी कार्बन डाइऑक्साइड ही। तुम्हारी जो ब्रेड जो फूलती है वो किसकी वजह से फूलती है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। चलें आगे। विच वन इज अ सबलाइम सब्सटेंस? अब सबलाइम सब्सटेंस कौन सा है इसमें से? ए टेबल सॉल्ट, बी शुगर, सी आयोडीन, डी पोटेशियम आयोडाइड। सब्लिमेशन मैंने तुम्हें बोला था ना, प्यूरिफिकेशन होती है सॉलिड की, और सबलाइम क्या होती है, सब्सटेंस क्या होता है, जो सॉलिड से गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो तुम्हारा क्या है सबलाइम सब्सटेंस? दैट इज सी आयोडीन। क्या आंसर है? सी आयोडीन तुम्हारा सबलाइम सब्सटेंस है जो यूज होता है, ठीक है। आयोडीन हो गया, ड्राई आइस होगी तुम्हारी, मेंथॉल, कैम्फर, ये सारे जो हैं तुम्हारे क्या है, सबलाइम सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बोला है कार्बोरंडम इज अ कंपाउंड ऑफ कैल्शियम, सिलिकॉन, सॉरी ये वेट, ये फॉस्फोरस है, ठीक है। ये ऑप्शन इज फॉस्फोरस, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सिलिकॉन या सल्फर। किसका है कंपाउंड? कार्बोरंडम। कार्बोरंडम इज अ कंपाउंड ऑफ व्हाट? सी। कार्बोरंडम का जो होता है दैट इज वो सिलिकॉन कार्बाइड का, सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है ना उसको कार्बोरंडम कहा जाता है, ठीक है। ये इसमें देखो अब सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बाइड की बात हो रही है, नहीं है ना, तो सिलिकॉन होता है उसमें, ठीक है। कार्बोरंडम जो होता है ये कटिंग के लिए, ग्राइंडिंग के लिए, पॉलिशिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है जी। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। एलपीजी किसका मिक्सचर है? एलपीजी मैंने तुम्हें अभी इंडेन गैस की बात की थी, तो मैंने तुम्हें दो चीजें बताई थी, कौन सा होता है? ढूंढो। एलपीजी इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड बुटेन, बताया मैंने। तो कहाँ है बुटेन और प्रोपेन? C4H10 क्या है तुम्हारा? बुटेन। और C3H8 क्या है? प्रोपेन। ये पता है ना, CH4, C2H6, C3H8, C4H10, ये तो तुम्हें कॉमनली पता होने चाहिए। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन, पता है ना कि नहीं पता? सो डी बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज होमोजीनियस? होमोजीनियस मैंने क्या कहा, जब वो मिल जाए
तो उसका कोई इफेक्ट ना शो, मतलब तुम्हें दिखे ना, वो लगे कि एक ही चीज़ है। तो स्टार्च और शुगर, स्टार्च क्या होता है? स्टार्च तो पाउडर फॉर्म में होता है, शुगर क्या होता है? क्रिस्टल फॉर्म में होता है। तो ये तो नहीं है, ये अलग अलग है। मिथेनॉल और वाटर, जैसे तुम्हें पता है अल्कोहल वगैरह की बात करते हैं, जब तुम अल्कोहल में पानी मिला दो, तुम अल्कोहल और पानी को अलग कर सकते हो? नहीं। वैसे मिथेनॉल और वाटर है, ये होमोजीनियस है। ग्रेफाइट और चारकोल, अब जो ग्रेफाइट होल है वो क्रिस्टल सॉलिड होता है, क्रिस्टल्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है ना। और जो तुम्हारा चारकोल होता है ना, वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, वो पोरस होता है, मतलब उसमें छोटे 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 छेद होंगे, वो भी तुम अलग कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो तो सॉलिड होता है, जो बाइकार्बोनेट है वो तो लिक्विड होता है, वो पानी में ही प्रेजेंट होता है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी अलग है। तो सबसे क्या आंसर आया तुम्हारा? बी, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? मिथेनॉल एंड वाटर, ठीक है। हीलियम इज प्रेफर्ड टू हाइड्रोजन इन एयर बलून्स बिकॉज इट इज, क्यों हम प्रेफर करते हैं हीलियम को? चीपर है, लेस डेंस है, हैज ग्रेटर लिफ्टिंग पावर, मतलब वो ज़्यादा ऊपर उठाता है। इट डज नॉट फॉर्म एन एक्सप्लोजिव मिक्सचर विद एयर। मैंने इसकी एक प्रॉपर्टी बताई है कि ये एक इनर्ट गैस है और ये अनरिएक्टिव होती है, तो इसलिए ये एक्सप्लोजिव मिक्सचर नहीं बनाता। डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आप बताओ। ड्राई आइस क्या है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। मस्टर्ड गैस, पॉइजन लिक्विड यूज्ड इन केमिकल वॉरफेयर। ड्राई आइस क्या होती है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हाँ ठीक है। मस्टर्ड गैस पॉइजनस लिक्विड होता है यूज इन केमिकल वॉरफेयर, राइट। टेफ्लॉन पॉलीमर कंटेनिंग फ्लोरीन, राइट। फ्लोरीन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फ्लोरीन, नो, इट्स रॉन्ग। ये क्या होता है? फ्लोरीन क्या होता है? ये एलोट्रॉप होता है कार्बन एटम्स का। क्या होता है एलोट्रॉप? मतलब जैसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो होंगे तुम्हारे पास, क्या होगा, फिजिकल फॉर्म में केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट फॉर्म के, ठीक है। जैसे ग्रेफाइट, डायमंड, जो कार्बन को जुड़ जुड़ के बने होते हैं ना, उनको फ्लोरीन कहा जाता है, ठीक है। जो कार्बन एटम्स कंसिस्ट करते हैं, तुम सिंपली इतना याद रखो, फ्लोरीन उसको कहा जाता है। जैसे डायमंड्स, ग्रेफाइट हो गए, ये कार्बन एटम्स कंसिस्ट करते हैं, ये उसको जोड़ के बने होते हैं, इनमें सिंगल या डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज होते हैं या जीन्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो डी इज योर करेक्ट आंसर। ये फ्लोरीन ही कंपोनेंट कंसिस्ट करता है, ये कार्बन एटम्स कंसिस्ट करता है, ठीक है जी। सो डी इज योर करेक्ट आंसर, जो गलत है। सो हियर वी कम विद योर एंड ऑफ योर स्टेट्स ऑफ मैटर। प्लीज प्रैक्टिस, जस्ट सी इट, कितने आंसर तुम्हें पता थे और कितने नए क्वेश्चंस तुम्हें पता चले हैं। ऑल द बेस्ट एंड डू वेल। थैंक यू।